नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं हमारी दाहिनी चौखट में आप सभी के सुपरिचित अर्थशास्त्री प्रोफेसर सूर्यभूषण सर। इनका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि आज मसला क्या है। मसला है यूपीआई और उस पर सरकार ने जो संशोधन बिल पेश किया है उसके बाद हल्ला मच गया है। अभी तीन बड़े मुद्दे देश के सामने विपक्ष की तरफ से पेश किए जा रहे हैं: E20, छात्रों के मुद्दे और उसके बाद यूपीआई। अब इसमें क्रम बदलता रहता है, जैसे जैसे राहुल गांधी को जैसे मन होता है वो क्रम बदल देते हैं। हालांकि वो E20 के बारे में जब बात करते हैं तो जिस कार पर बात कर रहे होते हैं उस पर E20 बाकायदा लिखा होता है, यानी वो E20 के लिए ही बना हुआ है। फिर भी इस देश के लोग उनको, बहुतेरे लोग उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन सभी को शुभकामनाएं, और मुझे भी शुभकामनाएं, क्योंकि विशेषज्ञों की एक ऐसी टीम मेरे साथ है कि मुझे रवीश कुमार नहीं बनना पड़ता है, अपने मुंह की नहीं खानी पड़ती है, और जिन विषयों पर मेरी नहीं दाल गलती है वहां मैं सर जैसे विशेषज्ञों को बुला लेता हूं कि आइए और हमें समझाइए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर अभी लागू नहीं हुआ है। संसद में जो संशोधन बिल पेश हुआ वो केवल इसलिए कि सरकार आगे का कानूनी रास्ता खोल रही है कि उसको भविष्य में अगर कभी शुल्क लागू करना हो तो वो कर सकती है। अभी तुरंत कोई शुल्क नहीं लग रहा है, उसे लागू करने के लिए सरकार को अलग से अधिसूचना जारी करनी होगी। दो सवालों से शुरू करेंगे इस चर्चा को। एक तो एमडीआर हमें समझाइए, दूसरे यूपीआई में अगर ये एमडीआर, वो भी मैं सुन रहा हूं कि 0.25% से लेके 0.50% तक की बात हो रही है, इससे ऐसा क्या प्रभाव पड़ जाएगा कि विपक्ष इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने को तैयार है? जी सर, ओवर टू यू। देखिए, यूपीआई जैसा हम लोग सब जानते हैं, पहले इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए सबको, जिसको हम लोग यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। इस बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि 2016 से लागू हुआ, और 2016 से लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा ये गेम चेंजर होगा। खास करके इंडियन जो बिजनेस में, इंडियन इकोनॉमी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस लेवल पे है कि इसे कोई भी इकोनॉमिस्ट दावा भी नहीं कर सकता कि हम इसको मेजर कर पाएंगे। क्योंकि पूरी इकोनॉमी अगर आपकी देखिए, अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें कोई भी जो गुड्स का जो ट्रांजैक्शन, जो भी गुड्स और सर्विसेज हम यूज करते हैं, उसका ट्रांजैक्शन कितनी स्पीड में हो रहा है वो निर्धारित करता है कि वो अर्थव्यवस्था कैसी बढ़ रही है, या उसमें कितना ज्यादा ग्रोथ है, नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो यूपीआई जो है, इसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसने पूरे जो एक वेलोसिटी जो कह सकते हैं ना, फिजिक्स की जो भाषा में बोलते हैं, जो कि जिसमें स्पीड और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ये दोनों चीज इसने जो है इसमें डाला है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसके कारण से आप देखिएगा कि आप इवन, मैं तो एक बार कहीं पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ था, वहाँ 2 रुपये का जब फोटो स्टेट करने के लिए उसने कहा, सर 2 रुपया फोटो स्टेट कर दीजिए, ये यूपीआई कर दीजिए। मतलब ये समझ सकते हैं कि इसका पेनिट्रेशन जो है ये किस लेवल पे हो चुका है। तो और नेचुरली इसमें जो लोग पहले ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके इसके कई सारे, हालांकि ऑन लाइटर नोट, यूपीआई ने जो है 1 रुपये का टॉफी जो है उसका बिजनेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं। कि जो पहले होता था ना, 1 रुपया बचा हुआ है तो आप ले लो 1 रुपया, तो यूपीआई जो है इसके ग्रोथ होने से ये चीज हुआ है। दूसरा, अब अभी तक जो है यूपीआई जब शुरू हुआ इस पेमेंट में, चूंकि इसका जो गवर्नमेंट का जो बेसिक पर्पस और ऑब्जेक्टिव जो था, कोई भी आप स्कीम लाते हैं उसका सबसे बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव, ये गोल था कि ये जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं और जो स्मॉल ट्रांजैक्शन है, जहां पे मैक्सिमम लोग स्ट्रगल करते हैं, वहां को थोड़ा सा स्मूथ करें। मतलब जो कोई भी आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसका कॉस्ट लगता है। कॉस्ट किस तरह से लगता है कि आपको कितना उसमें, आपके पास कैश राइट टाइम में कैश नहीं अवेलेबल है, आप इतना कैश कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये स्मूथ करता है आपके ट्रांजैक्शन को थोड़ा। तो ये जो है
अभी तक जो है रखा गया था वो बिल्कुल इसमें कोई लेवी नहीं लगता था। मतलब आप कोई भी जैसे बैंक जो है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू अगर करते हैं तो बैंक उस पे टोल लेती है। कहती है क्यों? क्योंकि हमारा इस पे ऑपरेशनल कॉस्ट लगा। तो उस वजह से जो है ये आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो चाहे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में तो ये वीजा और मास्टर कार्ड तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, जो ग्लोबली आप देखिएगा कि इसमें एक कन्वेंस फी लगता है और वो ट्रांजैक्शन और इनका जो है तो वो एमडीआर वही होता है। वो होता किस लिए? क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन को कौन फैसिलिटेट कर रहा है, उसको चलाने वाला एक आपके पास प्लेटफॉर्म होता है। और जैसे से चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है वहाँ पे उस तरह के जो नए-नए आपको इनोवेशंस भी करने पड़ते हैं, आपको वो सिस्टम को जो पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है जिसको दुरुस्त करने के लिए। और यूपीआई का अगर वॉल्यूम देखें तो बहुत बड़ा वॉल्यूम, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं अभी मेरे टॉप ऑफ माइंड में है, बट ये इस लेवल पे है क्योंकि आप भारत की जनता बहुत बड़ी जनता है, तो वहाँ पे हर कोई इसमें यूपीआई से, आप शायद ही कोई ऐसे मिलेंगे जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। तो एमडीआर का मसला जो है वही है। अब अभी रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने ये सिर्फ एक बिल लेके आए हैं कि हम इस पे एमडीआर लगा सकते हैं, लगाया नहीं है। मतलब ये बिल चूंकि वो था जो 10A सेक्शन, जहां तक मुझे याद है, उसमें ये था कि आप एमडीआर इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसने जो है वो चीज को थोड़ा सा एज ए लीगल तौर पे खोला है कि जब मर्जी हम लोग इसमें एमडीआर लगा सकते हैं, और गवर्नमेंट इस पे सोच रही है। उसका उसका अलग अलग रीजन भी है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि उससे उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो जो गवर्नमेंट ने अभी तक जो इंडिकेशन दिया है कि 2,000 रुपये से नीचे का जो ट्रांजैक्शन है हम उसको फ्री रखेंगे, उस पर कोई एमडीआर, मतलब एज इट इज रहेगा। और 2,000 से ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें 0.25%, मार्क कीजिएगा 0.25%, मतलब अगर 1 रुपया का आप कर रहे हैं तो उसमें आपको 0.25 पैसा ही, मतलब 25 पैसा नहीं लगेगा, 0.25, मतलब आप समझ सकते हैं 100 रुपया का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 25 पैसा लगेगा टाइप से। तो इस तरह का जो अगर आप ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो ले रही है गवर्नमेंट, लेने की बात किया। तो मुद्दा यही आता है कि इसमें इफेक्ट कौन कौन हो रहा है, किनको ये प्रभावित करेगा। तो नेचुरली आप सीधा सीधा हिसाब अगर लगाते हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन का आप अभी तक का देखिएगा तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है 500 रुपये से नीचे वालों का। मतलब ऑलमोस्ट 86% ऑफ टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन इज डन बाई द पीपल हु आर ओनली स्पेंडिंग 500 से नीचे जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा आता है कि जो 500 से लेके 2,000 के बीच में 10% लोग जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो मतलब आप अगर पूरा हिसाब लगाइए तो 2,000 रुपये से नीचे का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 96% लोग, मैक्सिमम जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन हो रहा है 96, तो 4% जो बचते हैं जो हाई ट्रांजैक्शन पे होते हैं। करेक्ट, जहां पे आप ये बात कर सकते हैं कि वो जो है कोई भी मर्चेंट अपने पे नहीं लेगा, वो ट्रांसफर कर देगा, वो अपना सारा कॉस्ट इसको, तो उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अगर पूरी अगर डेटा को हिसाब से देखें तो इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो तो यही पूरा मसला है जिसपे, लेकिन जैसा आपने कहा कि सरकार जो है कोई भी चीज को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, और हाँ, जो है ये अचानक हाँ, एक बड़ी समस्या इस सरकार के साथ हुई है कि जो सरकार हाँ, कम्युनिकेशन के दम पर हाँ, आई थी हाँ, खींचकर, हाँ, वो हाँ, सरकार अचानक से चौतरफा घिरती नजर आ रही है। लेकिन आपने सर यूपीआई का वॉल्यूम वगैरह कहा तो बीच बीच में मैं कुछ दोस्तों से आंकड़े वगैरह ले ले रहा हूं अपनी टीम के, और मैं थोड़ा विद्वत्ता झाड़ दे रहा हूं अपना इस बीच में आपके सामने बिल्कुल। थोड़ा बने रहने के लिए। तो यूपीआई का कुल वॉल्यूम है, लेन देन जो है वो है 24,162 करोड़ रुपए का, यानी 241.62 बिलियन। कुल वैल्यू जो है वो है 314 लाख करोड़। दैनिक औसत लेन देन जो है भारत में चल रहा है वो 66 करोड़ का है, और ये हम्म, 6 महीने पहले के आंकड़े हैं, हम्म, तुरंत के आंकड़े नहीं है, और भी ज्यादा बढ़े ही होंगे। दैनिक औसत वैल्यू जो है वो 0.86 लाख करोड़ है,
और वैश्विक हिस्सेदारी जो है यूपीआई दुनिया के रियल टाइम पेमेंट्स का लगभग 49% हिस्सा अकेले भारत वहन करता है। जी अब इसमें जरा खिलाड़ियों को देख लें कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं। पेटीएम हुआ करता था बहुत बड़ा खिलाड़ी, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर चला गया है। सबसे बड़ा खिलाड़ी फोन पे है, जिसके पास करीबन 46.15% हिस्सा है। गूगल पे के पास 32.6% है हिस्सा। पेटीएम के पास मात्र 8% के लगभग है हिस्सा। इसके अलावा नावी है जो भारतीय स्टार्टअप है, उसके पास 3% है। सुपर मनी है 1.89% है। भीम ऐप जो एक समय बहुत चला था, बहुत आश्चर्यजनक है कि 0.89% मात्र है इसका। व्हाट्सएप भी अपना पे फोन की तरह का एक पेमेंट लेके आया है, उसका 0.66% है। क्रेड मनी जिसके अभी सीईओ बदले गए हैं, कोई बड़े साहब बनाए गए हैं जिनको लेके बड़ा हंगामा और बवाल मचाता, 0.62% है। और एक्सिस बैंक भी अपना ऐप लेके आया है, उसका 0.60% है। अब यहां पर आता है स्वदेशी बनाम विदेशी। फोन पे कहने को भारतीय है कंपनी, लेकिन नहीं नहीं इसमें नहीं, बड़ी भारतीय नहीं है वो, वॉलमार्ट, वॉलमार्ट का भाई, उसमें सबसे बड़ा मैं स्टेक है। वही आ रहा हूँ कि बड़ी हिस्सेदारी इसमें वॉलमार्ट ने खरीद ली है, फ्लिपकार्ट का जी अधिग्रहण किया, और उसके बाद वॉलमार्ट इसमें अभी सबसे बड़ी हिस्सेदार है। और गूगल जी पे तो अमेरिकन है ही। पेटीएम को आप भारतीय कह सकते हैं। अब यहां पर जो सवाल एक और हमारे अति बुद्धिमान, अति बुद्धिजीवियों ने जो उठाया है, जैसे जब यूपीआई आ रहा था सर, तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के अति बुद्धिमान मंत्रियों ने उठाया था कि फलानी जगह कैसे इसका इस्तेमाल होगा, इंटरनेट कैसे पहुंचेगा, लोग कैसे बिल्कुल। करेंगे। गमले में सब्जी उगाकर अरबपति बने हमारे अर्थशास्त्री महोदय चिदम्बरम जी ने कहा था कि ये तो एक बेवकूफी का काम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जैसे अभी राहुल जी कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया तो बर्बाद है, भारतीय इकोनॉमी डेड है। खैर, आज यूपीआई के बारे में आपने बताया कि 2 रुपए का भी, मैं ये बता रहा हूं कि मेरे 80 साल के पिता हैं, वो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ उन्होंने जब कहा कि मैं आपको यूपीआई कर देता हूं। मैंने कहा है ये आप कब से करने लगे। उसके अलावा मैं सब्जी वाली चाची, ठेले वाली, उन सब के इस पर लगा हुआ रहता है। फिर वो अपने छोटे वाले फोन से उससे फोन करती हैं और पूछती हैं अपने बेटे को, हो गए फलनवा देखी तो 100 रुपया आलो है। ये पूरा बिल्कुल। गेम चेंजर है। लेकिन एक सवाल ये है, 2 सवाल हैं सर। अमेरिका के दबाव में, क्योंकि मोदी जी बात तो हमेशा अमेरिका के दबाव में आता है, एक ट्रेड डील नहीं साइन कर रहा है लेकिन वो सब कुछ अमेरिका के दबाव में कर दे रहा है। ठीक है, चलिए। और शुक्र है कि अदानी अंबानी ने कोई ये इंटरफेस वाला मामला अपने यहाँ नहीं शुरू किया, अभी वरना नहीं। मोदी जी बात उसको भी बेच देता। पहला, क्या अमेरिकी दबाव में ऐसा हुआ है ऑन अ सीरियस नोट। दूसरा, आखिर सरकार को ऐसी अचानक जरूरत क्या आन पड़ी, इसकी जरूरत क्या है कि 2,000 रुपए से ज्यादा पर आपको शुल्क लगाना ही है, या ये दिमाग में क्यों आ रहा है? इसका कोई तुक है, कोई तथ्य है, या ये ऐसे ही किसी के दिमाग में आया और उन्होंने ये कर दिया? जी। नहीं देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो पहला है कि अमेरिकन दबाव में अगर होता तो ये अमेरिका इसमें दबाव क्या डाल सकता है? हम आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसमें अमेरिका कहाँ से बीच में आ गया? मतलब बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। और अगर इसको आप देख रहे हैं कि हाँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे, वीजा और मास्टर कार्ड कॉम्पिटिटिव नहीं होगा क्योंकि वो उसके प्राइस ज़्यादा, क्योंकि अभी जो देखिएगा तो एमडीआर जो है वो मेनली आपका रुपे कार्ड पे और यूपीआई पे लगता है, जीरो है। मतलब रुपे कार्ड जो इंडियन जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है एनपीसीआई का, तो उसमें भी ऑलमोस्ट लाइक फीस नहीं लगता है। लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें वो फीस लगती है। तो यहाँ पे अमेरिका से तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो लगता है ये अननेसेसरी जो है स्पिन करने के लिए पूरे आइडिया को इसमें बीच में इन लोग ने जबरदस्ती डाल दिया कि मतलब आप कुछ भी करें तो जैसे होता है ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आप हर चीज में आप वो जो है मतलब आप कुछ भी करें, जैसे आप इथन E20 हो रहा है तो E20 भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ के किसानों को नुकसान हो जाएगा या फायदा होगा जो भी है, तो इसलिए क्योंकि भारत,
तो एक ऐसा मसला है ना जो जो आप अननेसेसरी जो है इसमें डाल दे रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा कि क्यों जरूरत आन पड़ी, इसकी जरूरत इनफैक्ट जरूरत क्या, मुझे लगता है कि जहां पे अगर गवर्नमेंट सोच भी रही है तो वहां पे लगाने में कोई हर्ज भी नहीं है बहुत, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, लोग आपको 2 कदम आगे सोच के रखना पड़ेगा इस वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में। और ये पूरी तरह से डिजिटल पब्लिक गुड है। मतलब पब्लिक गुड का मतलब है कि इसमें एवरीवन इज फ्री राइडर एंड नो वन इज पेइंग एनी फीस, समथिंग लाइक दिस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक मसला है इसमें, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती है, इसमें आपको नए तरह के इनोवेशंस भी लाने पड़ते हैं कि आपको कैसे जो सिक्योरिटी जो है, साइबर सिक्योरिटी, उसको भी दुरुस्त रखना। तो वो खर्च जो है वो जैसा आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि वो खर्च कौन वहन करेगा, वहन कर रहा है लोग, कर मतलब सरकार ही कर रही है, इवन टैक्स पेयर भी कर रहे हैं। टैक्स पेयर का लगभग 2000 करोड़ के आसपास जा रहा है उसमें। आने वाले टाइम में ये 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ का लगभग इसको आपको सिस्टम को चलाने में खर्च पड़ेगा। ये हमें लगता है बड़ा आसानी से कि वो क्यूआर कोड जनरेट हुआ और हमने ट्रांसफर कर दिया, बट ये पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला है उसको जो है, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही नॉमिनल है। इनफैक्ट अगर आप देखिए जो नॉर्मल जो फीस है, एमडीआर फीस है, वो 1.5 से 3% पे जाता है, और ये तो बिलो 0.5 आधा परसेंट से भी नीचे है। तो इसमें जो है, और वो भी आपको कई जगह है, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन में कोई फीस नहीं है, कितना भी आप ट्रांजैक्शन कीजिए। वो भी बात कर रहा है गवर्नमेंट कि अगर हम आपको भेज रहे हैं जहां पे कोई मर्चेंट इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे कोई फीस नहीं है, और वो भी 2000 से हाई वैल्यू के जो ट्रांजैक्शन है उसमें है। तो अगर ये है कि गरीबों को ये हिट करेगा, वो कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो आई थिंक, आई होप आई एम एबल टू, मतलब थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर पाया कि क्या नहीं है सर, सिचुएशन। आपने पूरा क्लियर किया, लेकिन इस बीच आपका फोन बज गया, तो वो कोई बात नहीं है, वो बजता रहता है। हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं वो इतने बिजी होते हैं कि हम उनको जबरदस्ती कभी भी उठा के पकड़ लेते हैं, तो इसलिए दर्शकों ध्यान मत दीजिएगा। आपने विस्तार से समझाया सर। और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। यस। अब दिक्कत यह है कि हमारी फिराओं में, हमारी नसों में ये जो साम्यवाद और समाजवाद का कोढ़ जो भरा गया है ना, हमें क्यों सब कुछ मुफ्त चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये आ रहा है, इस पर थोड़ा सा आप मुझे समझाइए कि सब कह रहे हैं कि अरे यार, व्यापारी से कहने की बात कर रही हैं निर्मला ताई, लेकिन व्यापारी क्यों करेगा, वो तो अल्टीमेटली इसी पर थोप देगा। वो जैसे अभी करता है, जैसे आप कार्ड से भुगतान करने जाते हैं तो कहता है कि 200 रुपए दे दीजिए ज्यादा, या 10 रुपए दे दीजिए, 20 रुपए दे दीजिए, वॉट एवर, जो भी उसका कॉस्ट होता है वो ले लेता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं सर, ये मेरा अपना आकलन है और ये लोडेड स्टेटमेंट है। व्यापारी बेईमानी कर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है कि भाई तुम क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो, सरकार क्यों व्यापारी से वसूल रही है, और सरकार अल्टीमेटली, मतलब हमने भ्रष्टाचार को कितनी पूरी तरह आत्मसात किया है। आप अभी हरिशंकर परसाई और शरद जोशी को सुनाने लगेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप उनको भी बहुत ढंग से आपने पढ़ा है। लेकिन ये क्या मसला है कि व्यापारी नहीं देगा और अल्टीमेटली सामान्य नागरिक ही सफर करेगा। इसके साथ आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें प्लीज इस पूरे मसले पर। नहीं, व्यापारी जो है, देखिए, ये हर इंसान जो है, मतलब जो फंडामेंटल जो इकोनॉमिक्स यही बोलता है, अर्थशास्त्र यही बोलता है कि सेल्फ इंटरेस्ट से ड्राइव होता है। और सेल्फ इंटरेस्ट में आप अपना इंसेंटिव देखते हैं कि हमें कोई इसमें लॉस तो नहीं। तो अगर उस हिसाब से देखिए तो व्यापारी जो है हमेशा चाहेगा कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ट्रांसफर करेगा। लेकिन मैंने जैसा शुरू में ही बोला कि ये 4% के बारे में हम बात कर रहे हैं, 96% के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये 4% जहाँ पे 2000 से ऊपर का मसला है, वहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पे ये जो चर्चा हो रही है, तो वहाँ पे अगर आप देखिए, व्यापार लोग सोने का डील करते हैं, गोल्ड आप खरीदने जाइए तो वहाँ पे भी जो आपको लोग कहेंगे नहीं, कैश दे दीजिए, हमको कार्ड में पेमेंट मत कीजिए। मैंने तानिस्क जैसे, मतलब जो ब्रांडेड है,
वहां तक में ये देखा है मैंने, जो सो कॉल्ड कहते हैं ना ब्रांडेड है, वहां पे भी अगर आप एक टाइम में सोने का दाम थोड़ा सा चेंज हो रहा था, गिरा था, तो हम जब गए कि हमें आज 5 सिक्का दे दो, तो 2 सिक्का के बाद तीसरा सिक्का के बारे में बोला कि नहीं, अब तो आपको 2 सिक्का तक हम दे सकते हैं, बाकी आपको कैश देना पड़ेगा। तो मेरे पास था ही नहीं, कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं हम कर पाते हैं। तो मसला ये है कि अब इनको आप कैसे कंट्रोल करें, या तो ये इस पे मुद्दा ज्यादा चर्चा होना चाहिए, रादर देन कि वो तो ये कर देगा। जो बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि वहां पे आपको रूल ऐसे डिजाइन कीजिए कि जहां पे या तो उसके वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई किसी चीज की वैल्यू जो है वो अगर 10 रुपया है और कस्टमर उसको 10 रुपया है, तो उसकी वैल्यू 10 रुपया हो जाएगी, उसको हम कॉस्ट से नहीं जोड़ेंगे। कॉस्ट जो होता है हमेशा बिजनेस का डिसीजन होता है, लेकिन जो प्राइस होता है वो हमेशा कंज्यूमर देखता है, जो उपभोक्ता है वो उसको वैल्यू कितना दे रहा है उस हिसाब से। दिस इज हाउ कोई भी जो अर्थव्यवस्था चलती है, इसी के बेसिस पे चलती है। तो ये मसला जो है, ये कौन करेगा नहीं करेगा, ये मुद्दा डिस्कशन का होना ही नहीं चाहिए इसमें। तो अल्टीमेटली आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर, मैं भविष्य की बात नहीं, मैं एकदम सिंपली कहता हूं कि सरकार 0.25% टोल टैक्स लेना शुरू कर देती है। अच्छा है बुरा है? मुझे लगता है कि अभी तो शुरू किया नहीं है, ये शुरू करने की तरफ कोशिश है, नहीं किया है, मैं कह रहा हूं कि और कर लेकिन देती है भविष्य है में। कि ये अच्छा जरूरी है भी है, बुरा है? ये बिल्कुल जरूरी, अच्छा है। हाँ, जरूरी था। जरूरी। तो हाँ। दर्शकों, ये पूरी बातचीत आप लोगों ने विस्तार से सुनी होगी, और पूरी बातचीत सुनिएगा, बीच बीच में से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि यूपीआई को लेकर जितने भ्रम हैं, जितनी तरह की बातें की जा रही हैं, और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है कि किसी को इंक फेंक दिया और किसी को कुछ कर दिया, इसको पहले समझने की जरूरत है। लेकिन सर भी कह रहे हैं कि ये जरूरी है हमारे कॉस्ट के लिए, वो जितनी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चरल होती हैं। और सचमुच एक क्यूआर कोड निकल के आता है, हम लोग कर देते हैं, हमें नहीं पता कि उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना कॉस्ट लगता होगा, किसी का भी, सरकार का या किसी भी संस्थान का। तो ये जरूरी है। सर एक अर्थशास्त्री हैं, और अर्थशास्त्री किस धड़े के हैं, मैं इनको किस धड़े में रखूं? सर आप लिबरल अर्थशास्त्री हैं, कौन से हैं आप? खुद किस में आवाज हैं, केंसियन है, किस में हैं? हाँ, आवाज ब्रेक हो रही थी। नहीं, मैं लास्ट में एक चीज ये भी कहना चाह रहा था कि इसकी जरूरत इसलिए भी मैंने ऐसा ही स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया इसमें। अगर आप देखें तो जब आपके जी। ऑलमोस्ट लाइक मैक्सिमम कंट्री ग्लोबली जो है वो किसी ना किसी तरीके से इस तरह का पेमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। और जब अगर आपके पास जो सिस्टम है उसको आप नए लेवल पर तब तक नहीं ले जा सकते जब उसमें आपको कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। आपको रेगुलर उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और इसीलिए गवर्नमेंट तो बहुत ही छोटा सोची है कि किसी ढंग से इसको हम इसको लेवी करके थोड़ा सा इसको और दुरुस्त कर पाएंगे। ठीक तो दर्शकों है। जरा सॉरी। ये भी पता कीजिएगा कि बाकी देशों में इनकम टैक्स की दरें क्या हैं। कई कई जगहों पर, कई देशों में तो 40% तक इनकम टैक्स है। हमारे यहाँ कितने परसेंट लोग इनकम टैक्स देते हैं, और उसका स्लैब हर एक साल बढ़ाकर अब तो 12 लाख तक हो गया है। तो थोड़ा सा हम अपने कपाल को भी देखने की कोशिश करें। कुछ नहीं हो तो आईने के सामने खड़े हो जाएं तो कपाल दिख जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए। सर के साथ आप और किन अर्थशास्त्र के मुद्दों पर बातचीत सुनना पसंद करेंगे वो जरूर हमें बताइएगा कमेंट में। और व्यालोकवाणी को जो स्नेह और प्रेम आप दे रहे हैं प्लीज बनाए रखिए। अभी के लिए इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।